गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को DBMS एंड इंट्रोडक्शन टू SQL इन माई SQL इन टॉपिक्स पर मैं आपको बताने जा रही हूँ। DBMS क्या होता है और SQL क्या होता है, माई SQL क्या है, किस तरीके से हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को समझ सकते हैं, वो सब चीज़ें मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये टॉपिक मेनली आपका 11th क्लास के लिए है। 11th क्लास में बच्चे जो इंट्रोडक्शन होता है 11th क्लास में CS हो या IP हो, उसमें DBMS का इंट्रोडक्शन होता है, उसके लिए ये चैप्टर आपका है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज डेटाबेस, व्हाट इज DBMS एंड व्हाट इज RDBMS। डेटाबेस कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डाटा इज नोन एज DBMS, यानी कि एक दूसरे से रिलेटेड जो डाटा है, इंटर रिलेटेड डाटा जो है, उसे जब हम एक जगह ऑर्गेनाइज वे में हम स्टोर करते हैं, उसे कहते हैं DBMS, उसे कहते हैं डेटाबेस। ये है ना। एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, जैसे स्कूल है, हमारा स्कूल है, स्कूल के अंदर क्लासेस भी हैं, टीचर्स भी हैं, लाइब्रेरी भी है या फीस भी है। इन सब का जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स का एक टेबल बना दिया, एक टेबल टीचर्स का बना दिया, एक टेबल बना दिया लाइब्रेरी का, या एक टेबल बना दिया इसका फीस का या रिजल्ट का। तो ये सारा जो डाटा है, ये सारा का सारा स्कूल से रिलेटेड है, और इस डाटा को एक जगह पर हम जब एक साथ में इकट्ठा करें, वो है आपका डेटाबेस। अब ये डेटाबेस जो है ऑनलाइन या ऑफलाइन कुछ भी हो सकता है, ये आपका डिजिटल फॉर्म में भी हो सकता है, या आप अपनी कॉपी में किसी तरीके से रजिस्टर में रिकॉर्ड मेंटेन करें, वो भी डेटाबेस है। लेकिन DBMS, जब जैसे डेटाबेस ज़्यादा बढ़े हैं, डेटाबेस की ज़्यादा ज़रूरत महसूस हुई है, तो उसके साथ साथ DBMS सॉफ्टवेयर भी आए हैं। DBMS सॉफ्टवेयर मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। इट इज़ द सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस द ग्रुप ऑफ डेटाबेसेस, है ना। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि बहुत सारी मल्टीपल डेटाबेसेस को एक साथ अपने पास में स्टोर करके रखता है, और फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो डाटा सेफली रहे, सुरक्षित रहे, और आपका उस डाटा को आप अच्छे तरीके से मैनेज करके रख सके, आप ढंग से उसमें डाटा को के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर कर सके, डुप्लीकेसी ना हो। ये सारी जो फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करता है, वो सॉफ्टवेयर आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ये DBMS सॉफ्टवेयर के कई सारे बेनिफिट है। जैसे हम अपने रियल लाइफ में देखें तो ATM हम यूज में लेते हैं, या बैंक के अंदर, या DTH है, गैस एजेंसीज हैं, यहाँ पर जो है आपके सारे के सारे ये सॉफ्टवेयर जो यूज में आ रहे हैं, वो DBMS सॉफ्टवेयर यूज में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल मल्टीपल पीपल का डाटा, यहाँ पर कई सारे लोगों का जो भी कस्टमर्स हैं, उनका डाटा स्टोर होता है, और ये डाटा जो है एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है, जिससे कि जब भी जरूरत पड़े ये डाटा अवेलेबल हो सके। अब नेक्स्ट है टॉपिक हमारा RDBMS। DBMS पहले आपका अलग अलग तरीके से, जैसे DBMS सॉफ्टवेयर स्टार्ट हुए तो अलग अलग तरीके से मेमोरी के अंदर स्टोर करने के लिए कई सारी कोशिशें की गई कि DBMS सॉफ्टवेयर को किस तरीके से रखा जाए। कईयों ने कहा कि एक रो, जैसे लिंक लिस्ट फॉर्म है, लिंक लिस्ट CS के बच्चे तो जानते होंगे कि डाटा एक जगह पर स्टोर किया, एक डाटा, और अगले डाटा के लिए एक लिंक प्रोवाइड कर दिया। तो कि कईयों ने कहा कि इस तरीके से लिंक्ड फॉर्म में डाटा स्टोर होना चाहिए, कईयों ने कहा कि ट्री के फॉर्म में डाटा स्टोर होना चाहिए, कि एक डाटा के साथ में 2 और लिंक हो, या फिर हायरार्किकल फॉर्म में। तो इस तरीके से कईयों ने कई सारे व्यूज अपने रखे, और कईयों ने कई तरीके से डाटा को बनाने की कोशिश की। लेकिन जो RDBMS है, RDBMS यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डाटा को टेबुलर फॉर्म में स्टोर करता है, टेबल्स के फॉर्म में। टेबल्स के फॉर्म में यानी कि रोज और कॉलम्स के कलेक्शन के फॉर्म में ये डाटा स्टोर किया जाता है, और डाटा जो स्टोर किया जा रहा है वो रोज और कॉलम्स के फॉर्म में स्टोर है, और इसी को टेबल या फिर रिलेशन भी कहते हैं। और क्योंकि ये DBMS रिलेशन यानी कि टेबल को कंटेन कर रही है, इसीलिए इसे बोलेंगे RDBMS। तो RDBMS के एग्जाम्पल्स आप MySQL पढ़ने जा रहे हैं, और MySQL भी आपका RDBMS का एग्जाम्पल है। आप देख सकते हैं उसके अंदर आपका जो डाटा है वो टेबल के फॉर्म में स्टोर होगा, और इसके अलावा Oracle भी आपका RDBMS टाइप का DBMS सॉफ्टवेयर है। अब आप अगला पढ़ेंगे MySQL, और दूसरा पढ़ेंगे SQL।
MySQL, अभी अभी मैंने आपको बताया MySQL क्या है, एग्जाम्पल बताया था मैंने RDBMS का, उसमें मैंने बताया कि MySQL भी एक RDBMS है, यानी कि MySQL एक सॉफ्टवेयर है जो हमें, एक DBMS सॉफ्टवेयर है जो डाटा को टेबल के फॉर्म में स्टोर करने, उसे मैनिपुलेट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, जबकि SQL एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज है जो कि हमें DBMS, अलग अलग DBMS सॉफ्टवेयर के अंदर क्वेरीज लिखने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। अब क्वेरीज क्या है, एक एक सिंगल लाइन की कमांड्स हैं जो कि हम लिखते हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग डाटा को स्टोर कर रहे हैं। सिंपल सिंपल से कमांड्स हैं जिनकी हेल्प से हम डाटा को स्टोर कर रहे हैं, उस डाटा में और इंसर्ट, अपडेट, डिलीट कर पा रहे हैं, टेबल क्रिएट कर पा रहे हैं, डाटाबेस क्रिएट कर पा रहे हैं, व्यूज, इंडेक्सेस क्रिएट कर पा रहे हैं। ये सारे जो कमांड क्रिएट करने के लिए जो लैंग्वेज हमारी यूज में आ रही है डीबीएमएस के अंदर, उस लैंग्वेज को बोलते हैं एसक्यूएल, यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, क्वेरी मीन्स कमांड, सिंगल लाइन कमांड्स आर नोन एज क्वेरी। तो एसक्यूएल कहाँ कहाँ यूज में आती है, जैसे हमारे माई एसक्यूएल के अंदर तो एसक्यूएल यूज में आएगी ही आएगी। इसके अलावा अलग अलग डीबीएमएस सॉफ्टवेयर जैसे कि एमएस एक्सेस है या ओरेकल है, इन सब में आपका एसक्यूएल लैंग्वेज यूज में आएगी। अब अगला है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स। अब एसक्यूएल लैंग्वेज हम लोग यूज में लेने वाले हैं माई एसक्यूएल के अंदर, तो हमें मालूम होना चाहिए कि एसक्यूएल स्टेटमेंट्स जो होते हैं उन्हें अलग अलग उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, और ये कैटेगरी वाइज जो कमांड है ये आपको पढ़ने हैं। ठीक है, इसमें आपके 11th-12th में सिलेबस में ये पहले फर्स्ट 3 कमांड्स आपके सिलेबस में है, नेक्स्ट 2 कमांड्स आपके सिलेबस में नहीं है, इसीलिए मैं उन पर ज्यादा फोकस नहीं करूंगी। ठीक है, तो पहला कमांड है आपका डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड, DDL कमांड। दूसरा है DML कमांड, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड। तीसरा है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज कमांड, यानी कि TCL कमांड। अगला सेशन कंट्रोल कमांड, और नेक्स्ट है सिस्टम कंट्रोल कमांड। तो आप देखिए, पहला है DDL कमांड, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड। देखिए, आप डेफिनेशन देख सकते हैं, these are the commands allows us to complete the task regarding to the schema of any object, है ना। ये वो कमांड है जो कि हमें ऑब्जेक्ट की स्कीमा से रिगार्डिंग काम करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब क्या है ऑब्जेक्ट और क्या है स्कीमा? ऑब्जेक्ट मतलब कि हम डीबीएमएस के अंदर जो टेबल क्रिएट कर रहे हैं, या डाटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, या व्यू क्रिएट कर रहे हैं, या फिर हम इंडेक्स क्रिएट कर रहे हैं, इन सब को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, और वो कमांड स्कीमा मतलब डिजाइन, यानी कि वो कमांड जो कि ये टेबल है या डेटाबेस है या जो कुछ भी मैंने एग्जांपल अभी दिए थे, उन सब की डिजाइन से रिगार्डिंग जो भी कमांड है, उन सब कमांड को इसमें डीडीएल कैटेगरी के अंदर डाला हुआ है। अब डीडीएल कैटेगरी के अंदर कौन कौन से कमांड आएंगे, तो आपके जो मेन कमांड है क्रिएट, आल्टर और ड्रॉप, ये कमांड आपके डीडीएल कैटेगरी के अंदर आएंगे। क्रिएट, नाम से मालूम चल रहा है, बहुत सिंपल है आपका ये आपका एसक्यूएल कमांड्स बहुत सिंपल है, आपको नाम से ही मालूम चल जाएगा कि कौन सा कमांड क्या कर रहा है। बस थोड़ा सा आपको सिंटैक्स याद रहना चाहिए, और ये याद रहने के लिए मैं आपको सीधा तरीका बताऊं, जितना आप प्रैक्टिस कंप्यूटर पर करेंगे उतना आपको एकदम से याद रह जाएंगे कि किस तरीके से क्या रूल है, किस तरीके से हम लोगों को कमांड लिखना है, और किस तरीके से हम इजीली ये कमांड को यूज में लेते हुए टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं और बाकी सारे काम कर सकते हैं। तो पहला कमांड है क्रिएट कमांड। तो क्रिएट कमांड, क्रिएट मतलब बनाना। क्या बनाना? या तो हम डेटाबेस को क्रिएट कर रहे हैं, या फिर हम टेबल को क्रिएट कर रहे हैं, या हम व्यू को क्रिएट कर रहे हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये कमांड पहला डीटीएल कमांड है जो कि किसके लिए यूज में आ रहा है, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए काम में आ रहा है। दूसरा कमांड दूसरा कमांड है आल्टर कमांड। आल्टर मतलब चेंजेस करना। तो आप अगर किसी चीज में चेंजेस करना चाह रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट में चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप आल्टर कमांड यूज में लेंगे। तीसरा है ड्रॉप कमांड। ड्रॉप मतलब कि हटा देना, है ना, पूरी तरीके से मेमोरी से हटा देना। तो ड्रॉप कमांड हम यूज में लेंगे तब जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मेमोरी से हटाना चाहेंगे। इसका आप सिंपल सा एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा घर है,
घर हो गया एक ऑब्जेक्ट। ओके, अगर हम इसे बनाना चाह रहे हैं तो हम क्रिएट कर रहे हैं, मतलब बना रहे हैं, है ना। और अगर हम इसमें चेंजेस करना चाह रहे हैं, एक रूम और ऐड करना चाह रहे हैं, या फिर एक रूम को हटा के बड़ा अपना डाइनिंग स्पेस बनाना चाह रहे हैं, तो ये हो गया हमारा अल्टर कमांड। और अगर जैसे मान लीजिए हमारा घर काफी पुराना हो गया है, हमें उसे हटा ही देना है पूरी तरीके से, जिससे हम उस जगह पर नया बना सके, तो वो है हमारा ड्रॉप कमांड। ठीक है, अब ये डिजाइन, वो घर की डिजाइन थी, डिजाइन से रिगार्डिंग कमांड क्रिएट, अल्टर और ड्रॉप, ये सारे के सारे डीडीएल कमांड्स हो गए, जो कि डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड, जो कि डिजाइन से रिगार्डिंग है, और ये इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ग्रांट एंड रिवोक प्रिविलेजेस भी इसी कैटेगरी के अंडर में आते हैं, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट है आपका डीएमएल कमांड। डीएमएल डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड, मतलब कि जो हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर डाटा स्टोर्ड है, जैसे टेबल के अंदर वैल्यूज स्टोर्ड है, उन वैल्यूज के ऊपर जो हम काम कर रहे हैं वो है डीएमएल कमांड, है ना। वो वैल्यूज के ऊपर जो काम कर रहे हैं, उसे उस काम को करने के लिए जो हम कमांड यूज में ले रहे हैं, वो सारे के सारे डीएमएल कैटेगरी में आते हैं। एग्जाम्पल समझिए, घर से ही एग्जाम्पल समझिए। पहले हमने क्रिएट, अल्टर और ड्रॉप किया था घर को। अब घर के अंदर हमारा घर है, घर के अंदर सामान है, वो सामान के ऊपर जो भी हम काम करने वाले हैं, या तो हम अपने घर में सामान लेकर आ रहे हैं, है ना, तो वो इंसर्ट, घर में सामान भरा, वो इंसर्ट। कोई एक चीज है, जैसे मान लीजिए वास है हमारे घर में, हमें वो अच्छा नहीं लग रहा है ना, या फिर जैसे मान लीजिए हम कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं कि ये वास यहाँ नहीं यहाँ होना चाहिए, तो वो अपडेट। हम किसी चीज को घर से बाहर फेंक रहे हैं, चीज को, है ना, किसी सामान को घर से बाहर फेंक रहे हैं, तो डिलीट। या फिर हम अपना घर किसी को दिखा रहे हैं, कि कोई एक कमरा दिखा रहे हैं या पूरा का पूरा घर दिखा रहे हैं, तो वो सेलेक्ट, है ना। ये सारे कमांड डीएमएल कैटेगरी के अंदर आते हैं। डीएमएल कैटेगरी कमांड, तो हम कह सकते हैं डाटा मैनिपुलेशन कमांड, the retrieval of information stored in the database or insertion of the information into the database and deletion of the information from the database or modification of the data stored in the database, these all commands fall in the category of DML, data manipulation language commands। यानी डाटा से रिगार्डिंग जो भी काम हमें करने होते हैं, उनके कमांड्स डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड के अंदर आते हैं। तो इसके अंदर जो मेन कमांड आएंगे, वो कमांड है आपका पहला कमांड सेलेक्ट, जो कि डाटा को शो करने के लिए यूज में आता है। दूसरा कमांड है इंसर्ट, जो कि डाटा को इंसर्ट करने के लिए काम आता है। अगला कमांड है अपडेट, जो डाटा को चेंज करने के लिए काम आता है। और इससे अगला कमांड है आपका डिलीट, जो कि डाटा को हटाने के लिए काम में आता है। नेक्स्ट है आपका ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज कमांड। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज कमांड यानी कि टीसीएल कमांड्स। टीसीएल कमांड्स, अब आप एक चीज समझिए, जैसे मान लीजिए मुझे अपने अकाउंट से अपने बेटे के अकाउंट में कुछ पैसे भेजने है ना, तो मैं 1000 रुपीज जैसे भेजना चाहती हूँ। मैंने अपने अकाउंट से ट्रांजैक्शन के लिए मैं नेट बैंकिंग से कर रही हूँ, मैंने ट्रांजैक्शन के लिए जैसे मान लीजिए कर दिया अप्लाई, मैंने वहां पर ट्रांजैक्शन किया, क्विक ट्रांसफर किया, और फटाफट मैं ये चाह रही हूँ कि अभी पहुंच जाए। लेकिन जैसे ही मैंने रिक्वेस्ट सेंड की, तुरंत या तो नेट की प्रॉब्लम हो गई, या सर्वर की प्रॉब्लम हो गई, या लाइट की प्रॉब्लम हो गई, कि मैं कंप्यूटर पर बैठी हूँ, डेस्कटॉप पर बैठी हूँ, लाइट की प्रॉब्लम हो गई, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई, तो क्या हुआ भाई, मेरा पैसा यहाँ मेरे अकाउंट से निकल चुका है, लेकिन मेरे बेटे के पास में नहीं पहुंचा। तो ये काम जो है ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह ये जो है कि एक काम या तो वो पूरा कंप्लीटली हो जाए, या फिर वो बिल्कुल ना हो, अपनी प्रीवियस स्टेज में आ जाए, यानी ट्रांजैक्शन से पहले की स्टेज में आ जाए। तो ये काम जो करवाते हैं, ये काम करवाने का ये रोल प्ले करते हैं टीसीएल कमांड्स, यानी कि ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज कमांड्स। ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वो देखिए, एक ट्रांजैक्शन जैसे हो रहा है, जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है एक्स, उसके अकाउंट में उसके अकाउंट से वाई के अकाउंट में पैसा जाना है,
तो 1000 रुपीज जाने हैं। तो देखिए उसमें हमें तो सिर्फ ये लगता है कि हाँ भी एक के अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में पैसा गया, लेकिन उसमें एक अकेला काम नहीं होता है, उसमें मल्टीपल स्टेप्स होती हैं। तो देखिए कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं, जैसे बिगिन ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुआ, गेट बैलेंस फ्रॉम एक्स, एक्स के अकाउंट से बैलेंस लो कि उसके अकाउंट में प्रॉपर बैलेंस है भी या नहीं है भेजने के लिए। फिर कैलकुलेट द न्यू बैलेंस एज एक्स माइनस 1000, एक्स के बैलेंस को 1000 लेस कर दो। स्टोर द न्यू बैलेंस इनटू द डेटाबेस फाइल ऑफ एक्स, नए बैलेंस को एक्स की डेटाबेस फाइल में स्टोर कर दो। गेट द बैलेंस फ्रॉम द अकाउंट ऑफ वाई, अब y के अकाउंट से बैलेंस लो, कैलकुलेट द न्यू बैलेंस एज y प्लस 1000, y का जो भी बैलेंस है उसमें 1000 ऐड कर दो एंड स्टोर द न्यू बैलेंस इनटू द डेटाबेस फाइल, है ना। वो नया बैलेंस उसकी y के डेटाबेस फाइल में स्टोर कर दो और फिर ये सारा यहाँ ट्रांजेक्शन शुरू हुआ था यहाँ पर खत्म हो जाएगा। यानी कि एक छोटा सा काम जो हमें लग रहा था उसमें ये इतनी सारी स्टेप्स ये ट्रांजेक्शन की होती है। अब अगर जैसे मान लीजिए 3-4 स्टेप्स हुई और फिर सिस्टम सर्वर फेल हो गया या कोई दिक्कत आ गई, तो क्या होना चाहिए कि ये अगर बीच में कोई दिक्कत आ गई तो दोबारा से ये बिगिन ट्रांजैक्शन से पहले वाली स्टेट में होना चाहिए, यानी एक्स का बैलेंस चेंज होना ही नहीं चाहिए। और अगर ये पूरा हो गया, पूरी की पूरी स्टेप्स कंप्लीट हो गई, तो ये जो ट्रांजैक्शन है कंप्लीटली सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो गया। तो सक्सेसफुली कंप्लीटेड होने के बाद में ये अब सेव हो जाना चाहिए। तो ये सब जो काम है ये काम करने के लिए हमारे एसक्यूएल कमांड्स हैं जो कि टीसीएल कैटेगरी के अंदर हैं। और उसमें जो कमांड्स आते हैं वो है आपका पहला कमांड है कमिट, जो कि सेव करने का काम करता है। ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया तो उसे सेव कर दो, ये काम करेगा कमिट कमांड। दूसरा, अगर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली नहीं हुआ तो उसे अनडू कर दो और ये काम करेगा रोल बैक कमांड। और कई बार ऐसा होता है, ये तो हमारा छोटा सा ट्रांजैक्शन था, बैंक वगैरह में बहुत लंबे लंबे ट्रांजैक्शन होते हैं, तो ऐसे लंबे ट्रांजैक्शन में पूरी तरीके से कमिट या पूरी तरीके से रोल बैक करना पॉसिबल नहीं है। तो अलग अलग जो ट्रांजैक्शन है उसके अलग अलग पार्ट्स बनाए जाते हैं और उन पार्ट्स को बनाने के लिए सेव पॉइंट कमांड यूज में आता है। ये एक माइलस्टोन की तरह काम करता है और हम अगर हमें लगता है कि सेव पॉइंट पर्टिकुलर सेव पॉइंट तक अगर काम सही है तो हम उस सेव पॉइंट तक कमिट या फिर रोल बैक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कमांड है आपके टीसीएल कमांड। इसके अलावा सेट ट्रांजैक्शन कमांड भी होता है जो कि ट्रांजैक्शन को शुरू करने के काम में आता है। और सेट ट्रांजैक्शन अगर आपने 1 किया तो वो स्टार्ट हो जाएगा ट्रांजैक्शन। अगर मैं आपको क्लियर बताना चाहूंगी, मायस्क्यूएल के अंदर बाय डिफॉल्ट ऑटो कमिट कमांड जो है वो ऑन होता है। ऑटो कमिट कमांड स्टार्ट होने की वजह से ही जो भी हम सही क्वेरीज करते हैं, जैसे जो सही हो गया, हमने क्रिएट टेबल वाली क्वेरी लगा दी, टेबल क्रिएट हो गया, सही तरीके से क्रिएट हो गया तो वो सेव हो जाएगा, वो हमारी मेमोरी में रहेगा। और अगर उसमें कोई एरर थी तो एरर होने की वजह से वो क्या होगा, वो अनडू हो जाएगा, वो एरर वाली क्वेरी तो कभी सेव नहीं होगी। तो ये वजह है कि टीसीएल कमांड की ये जो इसमें ऑटो कमिट एक कमांड होता है टीसीएल के अंदर, वो आपका मायएसक्यूएल के अंदर ऑन होता है। मायएसक्यूएल हुआ या ओरेकल हुआ, सारी डेटाबेसेस में बाय डिफॉल्ट ऑन होता है। और ऑन होने की वजह से हमारी जितनी भी सही क्वेरीज हैं वो बाय डिफॉल्ट कमिट यानी कि सेव हो जाती हैं, और जो क्वेरीज गलत हैं वो बाय डिफॉल्ट रोल बैक यानी कि अनडू हो जाती हैं। अगर हम चाहते हैं कि जो भी हमारी क्वेरीज हैं वो हम हमारे हिसाब से सेव या फिर अनडू करें, तो उसके लिए सेट ऑटो कमिट इक्वल्स टू 0 ये कमांड होता है, उससे आप ऑटो कमिट ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब एक चीज और ध्यान देनी है, कमिट और रोल बैक जो है ये आपके डीएमएल कमांड यानी कि डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड के ऊपर काम करेंगे, आपके डीडीएल कमांड के ऊपर काम नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका अब आपका आता है पहला कमांड सिस्टम कमांड। ये आपका सेशन कंट्रोल कमांड और सिस्टम कंट्रोल कमांड आपके सिलेबस में नहीं होने की वजह से मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रही। अब है नेक्स्ट आपका, पहले अब ये कमांड शुरू होने जा रहे हैं। मैंने आपको पहले कैटेगरीज ऑफ एसक्यूएल कमांड्स बताए थे, अब मैं आपको बताऊंगी एसक्यूएल कमांड की कैटेगरी में सबसे पहला जो डीडीएल कमांड है उसके अंदर आप किस तरीके से क्रिएट कमांड को यूज में ले सकते हैं।
तो वैसे ये मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगी, है ना, पर आपको थोड़ा सा थियोरेटिकली मालूम होना चाहिए, इसीलिए मैं आपको ये यहाँ पर थियोरेटिकली बता रही हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, डेटाबेस को क्रिएट करना होगा। अगर आप MySQL के अंदर काम कर रहे हैं तो आपको डेटाबेस को क्रिएट करना होगा। उसके लिए कमांड होगा आपका क्रिएट डेटाबेस। ये सिंटैक्स है, देखिए ध्यान दीजिएगा। सिंटैक्स लिखने का तरीका, ये आपका कैपिटल में जो लिखा है वो कीवर्ड्स हैं, वो एज इट इज आएंगे, और जो एंगुलर ब्रैकेट्स में है ये आपका आइडेंटिफायर है, यानी कि ये इस जगह पर आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम जो कीवर्ड नहीं हो, ऐसा कोई नाम बिना स्पेस के नाम आप दे सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई कंपनी नाम की डेटाबेस क्रिएट करनी है तो देखिए आपको तरीका क्या है। ये तो सिंटैक्स है, आप इस तरीके से कमांड नहीं लिखेंगे, तरीका है। सिंटैक्स मींस तरीका है कि आप किस तरीके से डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। तो तरीका क्या है, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम और फिर सेमीकोलन, ये आपका तरीका है। और इसे अगर आप कमांड के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो कमांड के फॉर्म में लिखने का तरीका क्रिएट डेटाबेस कंपनी, है ना, मैं कंपनी नाम की डेटाबेस क्रिएट करना चाह रही हूँ तो मैंने लिखा कमांड क्रिएट डेटाबेस कंपनी। ऐसा करते के साथ ही आपकी डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी। अगर आपको इस डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स बनाने, देखिए आपको क्लियर बता दूं, डेटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ सेवरल इंटररिलेटेड डाटा। तो इंटररिलेटेड डाटा किसके फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में, यानी कि डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स तो आप बनाएंगे। अब उस पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर आपको घुसना पड़ेगा जिससे उसके अंदर आप टेबल्स बना सकें। तो उसके अंदर जाने के लिए, उसे एक्सेस करने के लिए जो कमांड आप यूज में लेते हैं उसका सिंटैक्स है यूज और डेटाबेस नेम सेमीकोलन। जो भी आपने डेटाबेस बनाई है उस डेटाबेस का नाम यहाँ पर आएगा और फिर सेमीकोलन आएगा। जैसे मैंने कंपनी डेटाबेस बनाई थी तो अब मैं उसके अंदर एंटर करने के लिए मैं क्या लिखूंगी, यूज कंपनी। MySQL के अंदर मैं लिखूंगी यूज कंपनी। पहला MySQL के अंदर पहला कमांड होगा मेरा क्रिएट डेटाबेस कंपनी, दूसरा कमांड होगा यूज कंपनी। अब उस कंपनी डेटाबेस के अंदर आपको टेबल क्रिएट करना होगा। टेबल क्रिएट करने के लिए आपका क्रिएट टेबल का सिंटैक्स देखिए ये है, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, कॉलम नेम, डाटा टाइप, साइज, कांस्टेंट, फिर कॉमा, कॉलम नेम, डाटा टाइप, साइज, कांस्टेंट। यहाँ ध्यान दीजिए जो भी आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स में वो ऑप्शनल है, आप नहीं भी देंगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब कांस्टेंट्स क्या होता है मैं अभी बताऊंगी आपको, है ना। तो इस तरीके से आप ये टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, क्रिएट टेबल, यहाँ टेबल का नाम आएगा, है ना। फिर उसके बाद में जैसे मैं एम्प्लॉय टेबल क्रिएट करना चाह रही हूँ तो मैं लिखूंगी क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, बिना एंगुलर ब्रैकेट्स के लिखूंगी एम्प्लॉय। फिर ये पैरेंथेसिस स्टार्ट होगा, फर्स्ट कॉलम का नाम यहाँ पर आएगा, कॉलम नेम 1, पहला कॉलम। जैसे मान लीजिए मैं एम्प्लॉय आईडी नाम का एक आपको ये देना चाह रही हूँ, कॉलम देना चाह रही हूँ, तो यहाँ मैं एम्प्लॉय आईडी लिखूंगी। डाटा टाइप, डाटा टाइप जो है आपके SQL के अंदर डाटा टाइप आपके न्यूमरिक भी हो सकते हैं, नॉन न्यूमरिक भी हो सकते हैं। शॉर्ट में बताऊंगी आपको, न्यूमरिक डाटा टाइप अगर आप बिना डेसिमल के यूज में लेना चाहते हैं तो इंट डाटा टाइप यूज में लेंगे। अगर आपको डेसिमल के फॉर्म में यूज में लेना है, जैसे सैलरी है आपकी डेसिमल में आती है, तो उसके लिए आप फ्लोट या डबल डाटा टाइप यूज में लेंगे। अभी आपको मैं एग्जांपल भी बता दूंगी किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, अब ये आपने डाटा टाइप, हाँ ये तो था आपका न्यूमरिक डाटा टाइप। नॉन न्यूमरिक डाटा टाइप के अंदर आपका स्ट्रिंग डाटा टाइप भी होता है और डेट डाटा टाइप भी होता है। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ वगैरह कुछ देनी है या कहीं डेट देनी है तो आप डेट डाटा टाइप को लेंगे। डेट डाटा टाइप के आगे आपको साइज लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और दूसरा बस आप डेट डाटा टाइप लिख देंगे। वैल्यू डालने के टाइम पर आपको ध्यान रखना है कि डेट डाटा टाइप के अंदर जो वैल्यूज जाती हैं वो सिंगल कोट या डबल कोट, एपोस्ट्रोफी बोलते हैं ना आप लोग, तो सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर वैल्यू जाएगी। और उस वैल्यू को डालने का तरीका ये होगा, आप 4 डिजिट के अंदर लिखेंगे ईयर, और फिर उसके बाद में एक हाइफन यानी कि माइनस का सिंबल होगा। फिर उसके बाद में आप 2 डिजिट में मंथ लिखेंगे, फिर एक हाइफन का सिंबल होगा, फिर 2 डिजिट में आप लिखेंगे डेट। ये होता है डेट डाटा टाइप। नेक्स्ट तीसरा जो है आपका नॉन न्यूमरिक डाटा टाइप में जो दूसरा है आपका, ये है स्ट्रिंग डाटा टाइप। स्ट्रिंग डाटा टाइप 2 तरह का होता है, पहला है आपका केयर और दूसरा है वर्कियर, CHAR केयर, और दूसरा है वर्कियर, VARCHAR वर्कियर।
अब दोनों में फर्क देखिए। केयर डाटा टाइप, अगर जैसे किसी कॉलम में आपने केयर डाटा टाइप दे दिया और साइज दे दिया 10, तो 10 साइज उसके लिए रिजर्व हो गया। यानी जैसे मान लीजिए कॉलम नेम एक मैं ले रही हूँ एम्प्लॉय नेम, और उसमें मैंने डाटा टाइप दे दिया केयर और मैंने साइज दे दिया 20, तो 20 साइज रिजर्व हो गया। अब मेरे किसी एम्प्लॉय का नाम अगर जैसे राम है, राम मतलब 3 कैरेक्टर्स, और साइज तो उसने 3 कैरेक्टर्स तो ऑक्युपाई किया, लेकिन क्योंकि केयर डाटा टाइप है तो बाकी का स्पेस अनयूज्ड रह जाएगा, वो कहीं बाहर यूज में नहीं आएगा, क्योंकि केयर डाटा टाइप ने क्या किया, उसे फिक्स कर दिया, एरे के फॉर्म में फिक्स बना दिया, और अब वो कहीं और यूज में नहीं आएगा। तो ऐसी सिचुएशन नहीं हो, इसीलिए दूसरा डाटा टाइप है वर्केयर, VARCHAR। वर्केयर डाटा टाइप हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि जो हमने साइज दिया है उस साइज से अगर कम का हमारा डाटा है तो बचा हुआ साइज यूटिलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए तो फिर अब आप यही कहेंगे कि अगर वर्केयर ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है तो फिर हम केयर क्यों यूज में लें? तो केयर इसलिए यूज में लें क्योंकि केयर की प्रोसेसिंग फास्ट होती है, क्योंकि फिक्स डाटा टाइप होता है, तो इसीलिए सर्वर को क्वेरी एग्जीक्यूट करने के टाइम पर ये सब देखने की जरूरत नहीं पड़ती कि कितनी मेमोरी यूज में आ रही है कितनी नहीं, जितना है वो फिक्स है। तो जहां पर जैसे मान लीजिए मैं एक जेंडर नाम का कॉलम दे रही हूँ और जेंडर में मुझे मालूम है मैं एम या एफ लिखने वाली हूँ, तो वहां पर जहां मुझे फिक्स साइज मालूम है वहां पर मैं डाटा टाइप यूज में लूंगी केयर, और जहां मुझे फिक्स साइज नहीं मालूम है मैं वहां पर यूज में लूंगी वर्क। ठीक है, तो ये हो गया डाटा टाइप। अगला आता है पैरेंथेसिस के अंदर साइज। साइज जो भी डाटा टाइप आप ले रहे हैं उसमें कितने कैरेक्टर्स का साइज होना चाहिए, ये साइज आप यहाँ बताएंगे। अब कांस्टेंट, कांस्टेंट्स वो कंडीशंस होती हैं जो कि जब भी हम किसी टेबल के अंदर वैल्यू को इंसर्ट कर रहे होते हैं तो हर बार सर्वर चेक करेगा कि ये कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, देखिए आप, constants are the conditions which a table must apply at the time of insert or update the value of the column or a table। किसी कॉलम या टेबल में वैल्यू को इंसर्ट या अपडेट करने के टाइम पर जो कंडीशन चेक की जा रही हैं वो कॉन्स्टेंट्स होती हैं। तो आप ध्यान दीजिए, टेबल को क्रिएट करने के लिए हमने जो क्वेरी लिखी है, जो सिंटैक्स होगा वो ये होगा, पहले क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, पहला कॉलम जो भी हम देना चाह रहे हैं वो कॉलम का नाम, उसका डाटा टाइप मैं आपको बता चुकी हूँ, साइज, ये साइज पैरेंथेसिस में आएगा, कितने कैरेक्टर्स का साइज है वो, कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स में अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी, 6 तरह की कॉन्स्टेंट्स होती हैं, कंडीशन है ना, और फिर उसके बाद में कॉन्स्टेंट्स ऑप्शनल होता है, आप नहीं भी दे तो भी कोई बात नहीं, फिर कॉमा, और फिर उसके बाद में नेक्स्ट कॉलम, फिर कॉमा, फिर नेक्स्ट कॉलम। इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये ध्यान दीजिए आप, जब तक एक पूरे कॉलम की डेफिनेशन नहीं हो जाती है तब तक कहीं कोई कॉमा नहीं आया है ना, पूरे एक कॉलम की डेफिनेशन होने के बाद ही कॉमा आता है। तो अगर आप टेबल क्रिएट करें एटलीस्ट 1 कॉलम तो आपको चाहिए, ये आगे के कॉलम आप डालना चाहें या नहीं डालना चाहिए ऑप्शनल है ना, तो एक कॉलम तो कम से कम आप डालेंगे, और फिर जब सारे कॉलम्स की डेफिनेशन हो जाएगी उसके बाद में आप ये पैरेंथेसिस क्लोज करके सेमी कॉलन लगाएंगे। ठीक है, तो ये आपका है, ये है आपका क्रिएट टेबल का सिंटैक्स। अब मैं बता देती हूँ आपको कॉन्स्टेंट्स क्या होती हैं, एसक्यूएल में कौन कौन सी अलग अलग कॉन्स्टेंट्स यूज में आती हैं। कॉन्स्टेंट्स मैंने आपको बता दिया था, कॉन्स्टेंट्स वो कंडीशंस हैं जो कि टेबल के अंदर वैल्यू इंसर्ट या अपडेट करने के टाइम पर डाली जाती हैं। तो अलग अलग जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो किस तरीके से हम यूज में ले रहे हैं वो चीज आपको बता दूं। देखो यहाँ पहले डेफिनेशन देख लो, कॉन्स्टेंट्स रेस्ट्रिक्ट्स द वैल्यू दैट अ टेबल कैन स्टोर, उन वैल्यूज को रेस्ट्रिक्ट करती हैं जो टेबल स्टोर कर सकता है ना। We can declare an integrity constant at column level और टेबल लेवल, दो तरह की कॉन्स्टेंट्स होती है, एक होती है आपकी कॉलम लेवल की, एक होती है टेबल लेवल की। अब कॉलम लेवल कांस्टेंट और टेबल लेवल कांस्टेंट में डिफरेंस समझिए। वो कांस्टेंट जो कि एक सिंगल कॉलम पर अप्लाई की जा सकती है वो है आपकी कॉलम लेवल कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट जहां पर हम मल्टीपल कॉलम्स को यूज में ले रहे हैं वो हो गई आपकी टेबल लेवल कांस्टेंट। ठीक है, अभी आप जब करेंगे ना, जब आप प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो अलग अलग तरह की कॉन्स्टेंट्स,
अलग अलग तरह की कांस्टेंट है। पहला है नॉट नल कांस्टेंट। नॉट नल, नल मतलब होता है खाली जगह, है ना। जब आप अगर किसी कॉलम में आपने नॉट नल कांस्टेंट दे दी तो आप उसमें ब्लैंक, आप उस कॉलम के अंदर ब्लैंक वैल्यू नहीं डाल सकते, आप उस कॉलम को खाली नहीं छोड़ सकते। दूसरी है यूनिक कांस्टेंट। यूनिक मतलब जिसकी डुप्लीकेसी नहीं हो, ठीक है। तो यूनिक कांस्टेंट अगर आपने किसी कॉलम को दे दिया तो आप उसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू नहीं डाल सकते, जो वैल्यू आपने एक बार डाल दी वो दोबारा नहीं डाल सकते आप, है ना। अगली है चेक कांस्टेंट। आपको क्लियर बता दूं, माइस्क्ल के अंदर चेक कांस्टेंट काम नहीं करती, ओरेकल के अंदर काम करती है। ये आपको एरर भी कुछ नहीं देने वाली है। जब आप टेबल क्रिएट करने के टाइम पर ये कांस्टेंट डालेंगे तो कोई एरर नहीं डालेगी देगी, लेकिन ये रेस्ट्रिक्ट नहीं करती है, इंटीग्रिटी नहीं शो करती है। आप इंसर्ट करने के टाइम पर गलत भी वैल्यू डालोगे तो ये कुछ एरर नहीं देगी। फिर भी मैं आपको बता दूं, चेक कांस्टेंट का काम ओरेकल के अंदर होता है। ओरेकल में चेक कांस्टेंट है तो वो क्या काम करती है, वो जो भी हमने कंडीशन दी है कि जैसे मान लीजिए किसी की एज है, हम ये देखना चाहते हैं एम्प्लॉय जो है और वो 18 ईयर्स से कम का नहीं होना चाहिए। मैंने डाल दिया चेक एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। तो वो जब भी मैं वैल्यू इंसर्ट करूंगी तो हर बार वो ओरेकल के अंदर चेक करेगा कि जो एज मैंने डाली है वो 18 या उससे ज्यादा है या नहीं। अगर नहीं है तो वो 18 से कम है तो वो इंसर्ट नहीं करने देगा। अगली है प्राइमरी की कांस्टेंट। प्राइमरी की कांस्टेंट, प्राइमरी की कांस्टेंट अगर हमने किसी टेबल, किसी कॉलम को या कॉलम के मल्टीपल कॉलम्स को अगर हमने सेट कर दी है तो प्राइमरी की जिसे हमने बनाया है उसके अंदर दो कंडीशन लगेंगी, ना तो हम नल वैल्यू डाल पाएंगे और ना ही हम डुप्लीकेट वैल्यू डाल पाएंगे। ये है प्राइमरी की कांस्टेंट। अगला है फॉरेन की कांस्टेंट। फॉरेन की कांस्टेंट ये नॉन की एट्रीब्यूट होता है। ये जब हम मल्टीपल टेबल्स बनाएंगे तब मैं आपको बता सकती हूँ, ये प्रैक्टिकली ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो फॉरेन की कांस्टेंट क्या करता है कि एक टेबल है मास्टर टेबल, उसमें हमने प्राइमरी की बना दिया, दूसरे टेबल चाइल्ड टेबल के अंदर हमने एक और कॉलम बना दिया। जैसे मान लीजिए एम्प्लॉय आईडी हमने एक एम्प्लॉय टेबल के अंदर बना दिया और एम्प्लॉय आईडी दूसरा डिपार्टमेंट टेबल में बना दिया। डिपार्टमेंट टेबल के अंदर जो एम्प्लॉय आईडी है उसे मैंने अगर जैसे मान लीजिए एम्प्लॉय टेबल से जोड़ दिया है तो जो एम्प्लॉय टेबल की इससे एम्प्लॉय आईडी से जोड़ दिया है तो जो डिपार्टमेंट टेबल का एम्प्लॉय आईडी है वो फॉरेन की होगा आपका प्राइमरी की ऑफ एम्प्लॉय टेबल से। और अब हम डिपार्टमेंट टेबल के एम्प्लॉय आईडी में कोई ऐसी वैल्यू नहीं डाल सकते जो कि इसमें ये आपके प्राइमरी की कॉलम में नहीं, तो इसे कहते हैं फॉरेन की कांस्टेंट। एक और है सिक्स कांस्टेंट आपकी डिफॉल्ट कांस्टेंट। अगर आपने किसी कॉलम को डिफॉल्ट कांस्टेंट दे दिया, जैसे मान लीजिए मैंने सिटी कॉलम एक बनाया है और उस सिटी में बाय डिफॉल्ट मैंने जोधपुर डाल दिया, तो जब भी मैं वैल्यू इंसर्ट करूंगी और अगर जैसे मान लीजिए मैंने उस सिटी कॉलम में कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं की तो बाय डिफॉल्ट वो जोधपुर को ले लेगा, जोधपुर शो करेगा, मेरे बिना डाले भी वो जोधपुर को शो करेगा। तो यही चीजें हैं, ये कॉन्स्टेंट्स हैं। नॉट नल कॉन्स्टेंट जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, नॉट नल में हम ब्लैंक वैल्यू नहीं डाल सकते। यूनिक कांस्टेंट जिसमें हम डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं डाल सकते। चेक कांस्टेंट जो कि कंडीशन को हर बार जब भी हम वैल्यू को इंसर्ट करेंगे या अपडेट करेंगे तो वैल्यू चेक करेगी कि कंडीशन के अकॉर्डिंग वैल्यू जा रही है या नहीं जा रही है। प्राइमरी की कांस्टेंट मैंने बता दिया कि ये दो कांस्टेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है, एक तो नॉट नल और एक दूसरा यूनिक कांस्टेंट। यानी कि इसके अंदर ना तो आप यूनिक ना तो आप डुप्लीकेट वैल्यू डाल सकते, ना आप उसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। फॉरेन की कांस्टेंट, फॉरेन की कांस्टेंट जो है वो दूसरे टेबल के प्राइमरी की कांस्टेंट से वैल्यू को लेगा और अगर कोई वैल्यू प्राइमरी की कॉलम में नहीं है तो वो वैल्यू हम फॉरेन की में नहीं डाल सकते हैं। डिफॉल्ट कांस्टेंट, अगर हमने किसी को डिफॉल्ट वैल्यू डाल दी तो फिर अब हम उस डिफॉल्ट तो हम अगर वैल्यू नहीं भी डालते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो कॉलम उस वैल्यू को ले लेगा, ठीक है। तो ये थी हमारी अलग अलग कांस्टेंट्स। अब आप देखिए एक एग्जांपल, टेबल को क्रिएट करने का सिंटैक्स मैंने बता दिया था। अब हम टेबल को इंसर्ट कर रहे हैं, टेबल को क्रिएट कर रहे हैं। तो क्रिएट करने के टाइम पर अगर जैसे मान लीजिए हम ये टेबल क्रिएट कर रहे हैं और ये तो डिफॉल्ट का एग्जांपल है कि हमने डिफॉल्ट अगर कांस्टेंट दे दी है तो सैलरी के अंदर बाय डिफॉल्ट, ये देखिए, चलिए एग्जांपल देख लीजिए।
टेबल को क्रिएट करने का सिंटैक्स मैंने बता दिया था। एक टेबल हम क्रिएट कर रहे हैं कस्टमर्स नाम का, तो देखिए सिंटैक्स के अकॉर्डिंग हमने पहले लिखा क्रिएट, ये कमांड ये होगा क्रिएट टेबल कस्टमर्स, उसके अंदर पहला कॉलम आईडी इंटीजर डाटा टाइप का ले लिया। इसके अंदर हम अगर नहीं भी देते हैं साइज, तो बाय डिफॉल्ट ही अपना साइज ले लेगा। और फिर हमने दे दिया नॉट नल नेम वर्कयर 20, फिर नॉट नल कांस्टेंट दे दी है, कॉमा एज इंटीजर नॉट नल एड्रेस हियर 25 साइज का एड्रेस है, कॉमा सैलरी डेसिमल की जगह पर यहाँ पर अब यूज में आता है फ्लोट या फिर डबल। 18,2 का मतलब है टोटल साइज 18 और डेसिमल के बाद में 2 डिजिट्स आ सकती है। डिफॉल्ट 5000, अगर हम नहीं डालें तो 5000 अपने आप आ जाए। और फिर लास्ट में हमने दिया प्राइमरी की ब्रैकेट के अंदर आईडी कॉलम को प्राइमरी की बना दिया जाए। तो ये आपका अगर हम नहीं भी डालेंगे तो बाय डिफॉल्ट 5000 रुपीज आ जाएगा। ऐसे ही हम चाहें तो डिफॉल्ट कांस्टेंट को अल्टर टेबल के साथ भी यूज में ले सकते हैं। अल्टर टेबल अभी कमांड में बताऊंगी तब आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अल्टर टेबल कस्टमर मॉडिफाई सैलरी डेसिमल 18,2 और डिफॉल्ट 5000। अब देखिए क्रिएट टेबल का एग्जांपल यहाँ से शुरू होता है। टेबल को क्रिएट करने का एग्जांपल, एक टेबल हम क्रिएट करना चाह रहे हैं पर्सन, तो ये देखिए अब क्रिएट टेबल पर्सन आईडी इंटीजर 5, प्राइमरी की बना दिया पर्सन आईडी को, लास्ट नेम को वर्कियर साइज लिया है क्योंकि लास्ट नेम कितना भी बड़ा हो सकता है, ऐसी फर्स्ट नेम को भी हमने वर्कियर लिया है, वो भी चाहे जितना बड़ा हो सकता है। ऐसी एड्रेस भी हमें कंफर्म नहीं है तो हमने उसे वर्कियर लिया, ऐसी सिटी को भी वर्कियर लिया। ठीक है, अब अगर हमें ये तो एक खाली टेबल बना, अगर हमें इसके अंदर वैल्यूज इंसर्ट करनी है तो हम इंसर्ट कमांड यूज में लेंगे। अब दूसरा कमांड आता है हमारा अल्टर टेबल कमांड, अल्टर डीटीएल का दूसरा कमांड है। तो क्रिएट के बाद में आपका अल्टर मैंने आपको पहले भी बताया था, डिजाइन के अंदर चेंज करना है तो आप अल्टर कमांड यूज में ले सकते हैं। आप डिजाइन में चेंज करने का मतलब क्या है, या तो आप कोई कॉलम ऐड कर रहे हैं, या फिर किसी कॉलम को डिलीट कर रहे हैं, या फिर कॉलम को रीनेम कर रहे हैं, उसका डाटा टाइप साइज चेंज कर रहे हैं, या फिर आप प्राइमरी की को हटा रहे हैं। ये सारे कमांड जो है आप अल्टर टेबल कमांड की हेल्प से कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स देख लीजिए, सिंटैक्स है अल्टर टेबल। एक चीज ध्यान दीजिए, जो डीडीएल कमांड है ना, भले ही वो क्रिएट हो, अल्टर हो या ड्रॉप हो, उनके साथ में ऑब्जेक्ट का नाम जरूर आता है। यानी अगर आप टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो आप लिखेंगे क्रिएट टेबल और फिर उसके बाद में टेबल का नाम। अगर आप उसे अल्टर कर रहे हैं तो आप लिखेंगे अल्टर टेबल फिर टेबल का नाम, या फिर आप उसे ड्रॉप कर रहे हैं तो ड्रॉप टेबल नेम। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि ये आपको याद रखने के लिए इजी रहेगा कि जो भी आपके डीटीएल कमांड्स है उसके आगे आप टेबल क्रिएट करें तो टेबल क्रिएट टेबल, अगर आप डाटाबेस क्रिएट करें तो क्रिएट डाटाबेस, इस तरीके से ऑब्जेक्ट का नाम जरूर आएगा। ठीक है, अब आते हैं अल्टर टेबल पर। अल्टर टेबल में अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं, कोई एक कॉलम ऐड करना चाह रहे हैं, तो कॉलम ऐड करने के लिए अल्टर टेबल नेम, ऐड कॉलम का नाम, कॉलम आप ऑप्शनल होता है, आप देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं। ऐड, फिर कॉलम नेम, फिर उसके बाद में डाटा टाइप साइज, कांस्टेंट भी आप दे सकते हैं, और फिर सेमीकोलन। ठीक है, जैसे मान लीजिए ऊपर जो पर्सन टेबल है उसमें मैं मान लीजिए मैं ऐड करना चाह रही हूँ सैलरी, तो मैं लिखूंगी अल्टर टेबल पर्सन ऐड सैलरी, डाटा टाइप हो जाएगा फ्लोट, ब्रैकेट के अंदर उसका हो जाएगा साइज, जैसे मैंने लिखा 8,2 और फिर उसके बाद में स्पेस देकर मैं लिखूंगी डिफॉल्ट 50,000 और फिर सेमीकोलन। ये जो है हमारा हो जाएगा अल्टर टेबल कमांड का ऐड वाला एग्जांपल। दूसरा, अगर हम किसी टेबल के अंदर किसी टेबल में से कोई कॉलम हटाना चाहते हैं तो उसका सिंटैक्स है अल्टर टेबल नेम, ड्रॉप कॉलम नेम। ठीक है, यानी अगर मैं जैसे मान लीजिए सैलरी कॉलम जो अभी मैंने ऐड किया है उसे मैं हटाना चाहती हूँ तो मैं लिखूंगी अल्टर टेबल पर्सन ड्रॉप कॉलम सैलरी। ठीक है, इससे हमारा वो कॉलम हट जाएगा, टेबल में से हट जाएगा। नेक्स्ट है, अगर हम किसी भी कॉलम के डाटा टाइप या साइज को चेंज करना चाहते हैं, टेबल के अंदर किसी कॉलम के डाटा टाइप या साइज को चेंज करना चाहते हैं तो उसका तरीका
उसके लिए हम यूज में लेंगे मॉडिफाई कीवर्ड, यानी यहाँ देखिए तरीका वही, अल्टर टेबल टेबल नेम, मॉडिफाई, कॉलम लिखना चाहें आप तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मॉडिफाई कॉलम, या फिर कॉलम नहीं लिखते हैं आप तो डायरेक्ट ये कॉलम का नाम, न्यू डाटा टाइप और न्यू साइज, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल मान लीजिए कि मैंने अभी तक वो सैलरी नाम का कुछ भी सैलरी नाम का जो कॉलम है वो मैंने नहीं डिलीट किया है, तो अब मैं उसका मुझे लग रहा है कि मैंने जो डाटा टाइप लिया था डबल, वो बहुत बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करेगा, तो मैं उसे फ्लोट करना चाहती हूँ, तो मैं लिखूंगी अल्टर टेबल पर्सन मॉडिफाई सैलरी, और फिर उसके बाद में नया डाटा टाइप यानी कि फ्लोट, ब्रैकेट के अंदर साइज हो जाएगा 8,2, ठीक है, और फिर सेमीकोलन, ब्रैकेट के बाहर सेमीकोलन। नेक्स्ट है, हम चाहें तो कॉलम का नाम भी चेंज कर सकते हैं। कॉलम का नाम चेंज करने के लिए यानी कि कॉलम को रीनेम करने के लिए चेंज कीवर्ड यूज में आएगा अल्टर टेबल के साथ में। तो तरीका, अल्टर टेबल टेबल नेम, चेंज ओल्ड कॉलम नेम, स्पेस न्यू कॉलम नेम, डाटा टाइप साइज कांस्टेंट। यानी तरीका, अगर जैसे मान लीजिए मैं सैलरी की जगह पर सैलरी ऑफ द पर्सन ये नाम देना चाहती हूँ कॉलम को, तो मैं लिखूंगी अल्टर टेबल पर्सन चेंज सैलरी स्पेस सैलरी ऑफ द पर्सन। सैलरी ऑफ द पर्सन में बीच में स्पेस नहीं आएगा, है ना, नाम के बीच में स्पेस नहीं आता। सैलरी ऑफ द पर्सन स्पेस फ्लोट, ब्रैकेट के अंदर 8,2 और फिर ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। ठीक है, अब अगर हमें किसी टेबल का ही नाम चेंज करना है तो भी हम कर सकते हैं अल्टर टेबल कमांड की हेल्प से। कमांड का तरीका क्या है, अल्टर टेबल टेबल नेम, रीनेम, ये 2 ऑप्शनल होता है, नहीं भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, रीनेम न्यू टेबल नेम, है ना। अगर हम लिखते हैं, मान लीजिए पर्सन की जगह मुझे एम्प्लॉय नाम देना है टेबल का, तो मैं लिखूंगी अल्टर टेबल पर्सन रीनेम एम्प्लॉय। ठीक है, तो ये थे, बहुत काम का है अल्टर टेबल कमांड, हम इसमें कई सारे काम कर सकते हैं। ये था हमारा अल्टर टेबल कमांड। अब इसके बाद में अगला हमारा जो डीडीएल कमांड है वो है ड्रॉप कमांड। ड्रॉप कमांड अगर हमें यूज में लेना है तो यूज में लेने का तरीका, ड्रॉप हमारा मैं पहले भी आपको बता चुकी, मेमोरी से हटाने के लिए यूज में आता है। तो ड्रॉप को यूज में लेने का तरीका, सिंटैक्स है ड्रॉप टेबल टेबल नेम, ड्रॉप टेबल, क्योंकि ये एक डीडीएल कमांड है, इसके साथ में ऑब्जेक्ट का नाम जरूर आएगा। तो ड्रॉप टेबल टेबल नेम, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं टेबल एम्प्लॉय को ही हटाना चाहती हूँ, मैं लिखूंगी ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय। अगर मैं पूरी डेटाबेस को हटाना चाहती हूँ तो मैं लिखूंगी ड्रॉप डेटाबेस कौन सी थी, कंपनी। ठीक है, ये काम है। अब अगला आते हैं हमारे डीएमएल कमांड। डीएमएल कमांड में सबसे पहला तो है सेलेक्ट कमांड। सेलेक्ट स्टेटमेंट या सेलेक्ट कमांड दिखाने के लिए, पूरी की पूरी वैल्यूज को दिखाने के लिए, बहुत सिंपल है। अगर हमें पूरे के पूरे कॉलम्स देखने हैं तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, है ना। जैसे मान लीजिए हमने अभी हम एज्यूम करते हैं कि हमने वो टेबल अभी डिलीट नहीं किया है और उसका नाम पर्सन ही है, या उसका नाम मान लीजिए एम्प्लॉय हमने रीनेम कर दिया था और उसे हमने डिलीट नहीं किया। एम्प्लॉय टेबल से सारे के सारे कॉलम्स को की वैल्यूज को निकालने के लिए हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय और सेमीकोलन। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय करने के साथ ही उसकी जितने भी कॉलम्स हैं उनकी सारे के सारे रोज की वैल्यू आ जाएगी। अगर हमें कुछ गिने चुने कॉलम्स को दिखाना है तो हम लिखेंगे सेलेक्ट कॉलम नेम 1 कॉलम नेम 2 जितने भी चाहिए फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मुझे चाहिए सिर्फ एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम, तो मैं लिखूंगी सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय सेमीकोलन। ठीक है, अब उसमें भी अगर मैं चाहती हूँ कि जो डुप्लीकेट नाम है वो नहीं आए, डुप्लीकेट आईडी अगर मैंने गलती से डाल दिया तो वो नहीं आए, तो मैं डिस्टिंक्ट कीवर्ड को यूज में लूंगी। उस सिचुएशन में मैं लिखूंगी सेलेक्ट डिस्टिंक्ट और फिर कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। जैसे मैं चाहती हूँ एम्प्लॉय नेम आए लेकिन एक एम्प्लॉय का नाम सिर्फ एक बार आए, तो मैं लिखूंगी सेलेक्ट डिस्टिंक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। अगर मैं चाहती हूँ गिनी चुनी रोज ही आए, अब देखिए ये कमांड जो हमने ऊपर यूज में ली उसमें कॉलम्स तो
हमारी मर्जी के हैं, स्टार हमने दे दिया तो सारे के सारे कॉलम की लिस्ट दे दी तो गिने चुने कॉलम सारे। अगर पर रोज तो सारी की सारी आ रही थी, हम चाहते हैं गिनी हुई कि जो रोज हम चाहें वही आए, तो हम वेयर क्लॉज को यूज में ले सकते हैं, है ना। जैसे ये टेबल है आपका, ये कस्टमर टेबल, तो कस्टमर टेबल में ये देखिए सेलेक्ट के आपके कुछ एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हम दिखाना चाहते हैं कि सिर्फ कस्टमर नेम और कस्टमर नेम और सिटी कॉलम्स को दिखाना चाह रहे हैं, तो हम कमांड लगाएंगे। अगर हम देखिए पहले से देखते हैं, है ना, ये टेबल था पहला आपका, ये कस्टमर टेबल, और इस कस्टमर टेबल की वैल्यूज को हम देखना चाह रहे हैं। तो तरीका, अगर हम सारे वैल्यूज को देखना चाह रहे हैं तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। अगर हम सिर्फ कस्टमर नेम और सिटी को देखना चाह रहे हैं तो हम लिखेंगे सेलेक्ट कस्टमर नेम कॉमा सिटी फ्रॉम कस्टमर्स। अगर हम एक ही बार देखना चाह रहे हैं सिटी को तो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम कस्टमर्स। अगर हम सारी की सारी वैल्यूज को देखना चाह रहे हैं जो कि मैक्सिको में रहते हैं तो हम लिखेंगे, यहाँ देखिए यहाँ वेयर का यूज हो रहा है ना, जहाँ कंट्री मैक्सिको है सिर्फ वो देखने हैं तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, क्योंकि कॉलम्स के नाम नहीं बताए कि सिर्फ ये कॉलम देखना है तो इसीलिए स्टार, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर कंट्री इक्वल्स टू मैक्सिको, है ना, जहाँ कंट्री मैक्सिको है सिर्फ वही वाले उन्हीं की के सारी वैल्यूज दिखा दीजिए, सारे कॉलम्स दिखा दीजिए, ठीक है। अगर हमें कहा जाता है कि कस्टमर नेम और कंट्री और कस्टमर नेम कंट्री और सिटी, ये तीन कॉलम्स दिखाने हैं मैक्सिको में रहने वालों के, तो देखिए यहाँ स्टार की जगह क्या हो जाएगा, सेलेक्ट कस्टमर नेम कॉमा कंट्री कॉमा सिटी फ्रॉम कस्टमर वेयर कंट्री इक्वल्स टू मैक्सिको, ठीक है। फिर इसके बाद में वेयर क्लॉज के साथ में, वेयर क्लॉज को यूज में लेने का तरीका, सेलेक्ट कॉलम की लिस्ट या फिर एस्ट्रिक, सारे कॉलम्स देखने हैं तो फ्रॉम टेबल नेम वेयर आगे जो भी कंडीशन है वो, ठीक है। ये हम अभी कुछ एग्जांपल्स में देख चुके हैं। फिर इसके बाद में, इसके अलावा जैसे मैं आपको बता दूं कि ये यहाँ पर वेयर के बाद में आप कंट्री इक्वल्स टू मैक्सिको या फिर ये अलग अलग ऑपरेटर आप यूज में ले सकते हैं, जैसे एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू 101 या फिर एम्प्लॉय आईडी ग्रेटर देन इक्वल्स टू या लेस देन इक्वल्स टू या नॉट इक्वल्स टू 101, ये ऐसा कुछ भी आप दे सकते हैं। तो ये अलग अलग ऑपरेटर्स, यहाँ पर इक्वल्स की जगह आप लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, कोई भी ऑपरेटर आप यूज में ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी दो कीवर्ड हैं, आप दो फंक्शंस हैं आपका, एक तो इन फंक्शन है, इन फंक्शन तब यूज में आता है जब आपके पास गिनी चुनी वैल्यूज है, जैसे मान लीजिए आपको कहा गया कि उन कस्टमर की डिटेल निकालो जो कि मैक्सिको, जापान और अमेरिका में रहते हैं, तो आप यहाँ पर लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कंट्री इक्वल्स टू नहीं लिखकर आप लिखेंगे इन, और फिर पैरेंथेसिस लगाएंगे, पैरेंथेसिस में पहली वैल्यू होगी आपकी मैक्सिको, फिर कॉमा, फिर क्या बताया था मैंने, कौन सी कंट्री बोली थी, अमेरिका, तो फिर उसके बाद में अमेरिका, कॉमा, फिर जापान, है ना। और जो भी स्ट्रिंग है वो आपकी सिंगल कोट या डबल कोट में आएगी, फिर पैरेंथेसिस क्लोज करके सेमीकोलन। तो इन फंक्शन इस तरीके से काम करता है। इसी के साथ साथ एक है आपका बिटवीन कीवर्ड, जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि उन कस्टमर्स की डिटेल बताइए जिनका आईडी 101 से 110 तक है, तो हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर आईडी बिटवीन 101 एंड 110, इसमें 101 और 110 दोनों के दोनों इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका वेयर क्लॉज। इसके बाद अब आपका आता है एसक्यूएल एलाइज। एलाइज मीन्स कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हमें लग रहा है कि सेलेक्ट के टाइम पर हम लोग ये इसको कॉलम का नाम हमें अच्छा नहीं लग रहा, हम ये सोच रहे हैं कि कॉलम का नाम हमें कुछ और दिखाना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने कॉलम बनाने के टेबल के अंदर एक एम्प्लॉय टेबल बनाया, उसका कॉलम बनाने के टाइम पर मैंने ई नेम नाम दे दिया है एम्प्लॉय नेम को, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ई नेम शो होने में ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, उसका एम्प्लॉय नेम होना चाहिए। तो तरीका ये है, तो इसे हम एलाइज बना सकते हैं। तरीका ये है सेलेक्ट कॉलम नेम, जैसे हमारी सिचुएशन में ई नेम एज एम्प्लॉय नेम, अगर ये एम्प्लॉय और नेम के बीच में अगर स्पेस है तो उसे डबल कोट में आप एनक्लोज करेंगे, फिर फ्रॉम टेबल नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, है ना। सेलेक्ट ई नेम एज
डबल कोट के अंदर एम्प्लॉय नेम डबल कोट क्लोज फ्रॉम एम्प्लॉय। तो इससे क्या हो जाएगा, जब आउटपुट आएगा उस टाइम पर ई नेम नहीं लिखकर एम्प्लॉय नेम लिखा हुआ आएगा। तो ये एसक्यूएल एलाइज जो होते हैं ये टेम्परेरी नेम होते हैं जो कि हम किसी कॉलम को दे रहे हैं। अब आता है आपका इंसर्ट स्टेटमेंट, डीएमएल के अंदर आपका दूसरा वाला इंसर्ट स्टेटमेंट। इंसर्ट आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप पूरे के पूरे कॉलम्स जितने हैं आपके टेबल के अंदर उनके सबके अंदर वैल्यू इंसर्ट करें, या फिर आप गिने चुने कॉलम्स में इंसर्ट करें। तो देखिए आप, अगर आप सारे कॉलम्स में पूरे टेबल के अंदर अगर आप वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं तो सिंटैक्स ये है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज फर्स्ट वैल्यू कॉमा सेकेंड वैल्यू कॉमा थर्ड वैल्यू एंड सो ऑन, है ना। इसमें ध्यान आपको ये देना होगा जो भी कॉलम का सीक्वेंस है उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू डालनी है। और अगर आपके कॉलम का डाटा टाइप न्यूमरिक है यानी कि इंटीजर या फिर फ्लोट या डबल है तो आप वैल्यू को बिना डबल कोट या सिंगल कोट की डाल सकते हैं। अगर वो डाटा टाइप डेट है या फिर केयर है या वर्क केयर है तो आपको सिंगल कोट या डबल कोट में एनक्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारे के सारे कॉलम्स के अंदर वैल्यू डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा जो टेबल है एम्प्लॉय, उसके अंदर 3 कॉलम है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और सैलरी। तो मैं उसमें वैल्यू इंसर्ट करने के टाइम पर मैं लिखूंगी इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, फिर वैल्यूज, इंसर्ट इनटू लिखा, फिर एम्प्लॉय टेबल का नाम हो गया, फिर वैल्यूज, फर्स्ट वैल्यू मेरी एम्प्लॉय आईडी यानी कि 101 क्योंकि वो न्यूमरिक है तो मैंने 101 ले लिया, फिर कॉमा नाम डबल कोट के अंदर राम, कॉमा फिर सैलरी जैसे मैं लिखती हूँ 80,000 डॉट 00 और फिर मैं पैरेंथेसिस क्लोज करूंगी और सेमीकोलन करूंगी। ये मैंने तीनों के तीनों कॉलम्स के अंदर वैल्यू डाल दी। अब दूसरी सिचुएशन, जैसे मान लीजिए मुझे तो सिर्फ एम्प्लॉय आईडी डालना है और कोई वैल्यू नहीं डालनी, तो उस सिचुएशन में सिंटैक्स ये है इंसर्ट इनटू टेबल नेम, ब्रैकेट आएगा, फिर उसके बाद में कॉलम की लिस्ट आएगी जिस जिस कॉलम में हमें वैल्यू इंसर्ट करनी है। जब वो लिस्ट खत्म हो जाएगी तो पैरेंथेसिस, उसके बाद में वैल्यूज, या फिर वैल्यू भी कीवर्ड यूज में ले सकते हैं आप, वैल्यूज जरूरी नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, वैल्यूज या वैल्यू कोई भी कीवर्ड आप यूज में ले सकते हैं। फिर उसके बाद में पैरेंथेसिस स्टार्ट होगा, फिर फर्स्ट वैल्यू कॉमा सेकेंड वैल्यू कॉमा थर्ड वैल्यू एंड सो ऑन। जैसे मान लीजिए मैं सिर्फ एम्प्लॉय आईडी के अंदर वैल्यू डालना चाह रही हूँ और किसी कॉलम में मैं वैल्यू नहीं डालना चाह रही, तो मैं लिखूंगी इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, फिर पैरेंथेसिस में आएगा एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, फिर पैरेंथेसिस क्लोज, फिर वैल्यू या फिर वैल्यूज कीवर्ड, फिर पैरेंथेसिस स्टार्ट 110 पैरेंथेसिस क्लोज और सेमीकोलन। तो सिर्फ एम्प्लॉय आईडी के अंदर वैल्यू चली जाएगी। ये आपको एग्जांपल दिए हुए हैं इंसर्ट स्टेटमेंट के। जैसे ये है आपका टेबल क्रिएट किया है, जैसे पर्सन नाम का ये टेबल क्रिएट किया है, इसमें क्रिएट टेबल पर्सन और इसके अंदर पर्सन आईडी को प्राइमरी की बना दिया। प्राइमरी की बनाने का तरीका पर्सन आईडी इंट साइज दे दिया 5, फिर प्राइमरी की और फिर ऐसे ही लास्ट नेम फर्स्ट नेम एड्रेस और ये सब ले लिया। अब इसके अंदर अगर वैल्यू को इंसर्ट करना है तो आप देखिए इंसर्ट इनटू पर्सन, पहला था एम्प्लॉय आईडी, फिर लास्ट नेम था, फर्स्ट नेम था, एड्रेस था, बस, है ना, एड्रेस था और एड्रेस के अलावा सिटी था, तो ये सिटी, ये बस, और सेमीकोलन। ये तो सारे पूरे के पूरे सारे कॉलम्स के अंदर वैल्यू इंसर्ट कर दी। और अगर हम सिर्फ पर्सन आईडी फर्स्ट नेम और सिटी में वैल्यू इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो देखिए कमांड ये है इंसर्ट इनटू पर्सन, ब्रैकेट के अंदर ये लिस्ट आ गई है किस किस में हमें वैल्यू इंसर्ट करनी, कौन कौन से कॉलम में वैल्यू इंसर्ट करनी, जैसे पर्सन आईडी फर्स्ट नेम सिटी, पैरेंथेसिस क्लोज हुआ, फिर वैल्यूज या फिर वैल्यू कीवर्ड, फिर उसके बाद में पहला कॉलम क्या दिया था पर्सन आईडी, तो पर्सन आईडी की वैल्यू आ गई, दूसरा कॉलम दिया था फर्स्ट नेम तो फर्स्ट नेम की वैल्यू आ गई और तीसरा कॉलम सिटी था तो सिटी की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट आता है आपका डीएमएल के अंदर अपडेट स्टेटमेंट। अपडेट स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है, आप वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई वैल्यू गलती से डाल दी तो तरीका अपडेट टेबल नेम, सिंटैक्स देख लीजिए, अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम नेम इक्वल्स टू न्यू वैल्यू और आगे कंडीशन देंगे तो ठीक, नहीं दिया तो सारे के सारे टेबल की वैल्यूज को नई वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। अगर आप मल्टीपल कॉलम्स की वैल्यू को अपडेट करना चाहते हैं तो आगे कॉमा और फिर दोबारा से
दूसरे कॉलम का नाम इक्वल्स टू न्यू वैल्यू, ऐसे भी दे सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए पर्सन टेबल के अंदर जहां पर पर्सन आईडी 101 है, उसकी सिटी आप दिल्ली करना चाहते हैं, नोएडा से। अभी हमने नोएडा इंसर्ट की थी, नोएडा से हम दिल्ली करना चाहते हैं, तो देखिए अपडेट टेबल नेम क्या है, पर्सन, फिर सेट लिखा, और फिर उसके बाद में सिटी कॉलम का नाम है सिटी इक्वल्स टू दिल्ली, वेयर पर्सन आईडी इक्वल्स टू 101। अगर आपने ये नहीं लिखा वेयर पर्सन आईडी इक्वल्स टू 101, तो ये जितने भी आपने वैल्यूज इंसर्ट किए सबकी सिटी टैली कर देगा। ठीक है, अगर आपने 101 लिखा है तो ये सिर्फ 101 जिसका पर्सन आईडी है सिर्फ उसी की सिटी टैली कर। ठीक है, अब नेक्स्ट डीएमएल कमांड है आपका डिलीट स्टेटमेंट, डिलीट कमांड आपका वैल्यूज को डिलीट करने के लिए यूज में आता है। ध्यान दीजिएगा, ड्रॉप और डिलीट में ये फर्क है। ड्रॉप आपका डीडीएल कमांड है, डिलीट जो है डीएमएल कमांड है। ड्रॉप आपका ऑब्जेक्ट यानी कि टेबल को डिलीट करने में, मेमोरी से डिलीट करने के लिए यूज में आता है, पूरे टेबल के स्ट्रक्चर को या फिर पूरे ऑब्जेक्ट को। डेटाबेस भी हो सकती है, ड्रॉप से डेटाबेस भी डिलीट हो सकती है, जबकि डिलीट सिर्फ अंदर की वैल्यूज को हटाने के लिए काम में आ रहा है। ठीक है, तो डिलीट को यूज में लेने का तरीका, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। अगर आपने लिखा डिलीट फ्रॉम टेबल नेम और सेमीकोलन लगा दिया, वेयर कंडीशन नहीं लिखी, देखो ये ऑप्शनल है, वेयर करके कोई कंडीशन नहीं लिखी, तो ये पूरे टेबल की पूरी वैल्यूज को डिलीट कर देगा। और अगर आपने लिखा डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर और आगे कंडीशन लिख दी, तो ये सिर्फ उन्हीं वैल्यूज को डिलीट करेगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए पर्सन आईडी जहां 101 है उसे आप डिलीट करना चाह रहे हैं, तो आप लिखेंगे डिलीट फ्रॉम पर्सन वेयर पर्सन आईडी इक्वल्स टू 101, तो ये 101 वाले की पूरी रो डिलीट हो जाएगी। तो डिलीट कमांड रोज को डिलीट करने के लिए यूज में आएगा और डिलीट करने का ये तरीका है। नेक्स्ट अब आपके आते हैं टीसीएल कमांड। टीसीएल कमांड में आपका जो है सेट ऑटो कमिट, ये आपका पहला कमांड है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आपके माई एसक्यूएल के अंदर, ऑरेकल के अंदर ऑटो कमिट बाय डिफॉल्ट ऑन होता है। अगर आपको ऑफ करना है तो देखिए आपको लिखना पड़ेगा सेट ऑटो कमिट इक्वल्स टू 0। अगर ऑफ करना है तो आप चाहते हैं मेरी मर्जी से ही मेरे डीएमएल कमांड सेव हो या अनडू हो, तो उस सिचुएशन में आप लिखेंगे सेट ऑटो कमिट इक्वल्स टू 0। बाय डिफॉल्ट ये 1 ही होता है। अगर आपने जब आपका काम हो जाए तो आप दोबारा से लिख सकते हैं सेट ऑटो कमिट इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो पहले अगर आपको ट्रांजैक्शन या टीसीएल कमांड्स को देखना है तो पहले आपको कमांड लगाना पड़ेगा सेट ऑटो कमिट इक्वल्स टू 0, और 0 करते ही वो अब आपकी मर्जी से कमिट या रोल बैक करेगा। अगर आपने जैसे कुछ मल्टीपल कमांड्स लिखी, कुछ वैल्यूज इंसर्ट कर दी, अपडेट कर दी या डिलीट कर दी, उसके बाद में आपको लग रहा है चलो सब सही है और अब मेरा काम सेव हो जाना चाहिए, तो आप लिखेंगे कमिट, सिंपली कमिट, है ना। कमिट लिख दिया और सेमीकोलन लगा दिया, तो कमिट मतलब सेव हो गया, वो काम आपका सेव हो गया। ठीक है, अगर आपको लग रहा है आपका काम सही नहीं था, वो अंडू हो जाए, तो आप लिखेंगे रोल बैक। या तो आप रोल बैक लिखकर अगर आपने सेमीकोलन लगा दिया तो पूरा का पूरा काम जितना आपने किया है वो सब अंडू हो जाएगा। और अगर आपने अलग अलग सेव पॉइंट्स यूज में लिए, सेव पॉइंट्स को यूज में लेने का तरीका, सेव पॉइंट और सेव पॉइंट का नाम, जैसे मान लीजिए मेरा बहुत लंबा ट्रांजेक्शन है, मैं लिखूंगी सेव पॉइंट S1 सेमीकोलन, फिर उसके बाद में मैंने कुछ इंसर्ट कर दिया, कुछ अपडेट कर दिया, उसके बाद में मैंने सेव पॉइंट 2 लिख दिया और उसके बाद में कुछ इंसर्ट अपडेट कर दिए। तो मैं अगर लिखती हूँ रोल बैक अप टू S2, तो जो S2 के बाद की क्वेरीज है वो ही अंडू होंगी, S1 के बाद की नहीं। तो ये है आपका रोल बैक अप टू के साथ में हम किस तरीके से सेव पॉइंट को यूज में लेते हैं और कैसे सेव पॉइंट यूज में लेते हैं, ये आप करके देख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में अगला आपका आता है सेशन कंट्रोल कमांड। सेशन कंट्रोल कमांड जो है आपके यूजर सेशन पर डिपेंड करते हैं। ये इम्प्लिसिटली आपका, जैसे आपने जो भी कमांड किए हैं वो अपने आप कमिट हो रहे हैं करंट ट्रांजैक्शन के लिए। जैसे आपका लाइट चली गई, आपने माई एसक्यूएल बंद भी नहीं किया था और आप वो बंद नहीं किया है और अचानक से लाइट जाने की वजह से अगर आपका माई एसक्यूएल या ऑरेकल कुछ बंद हो गया, तो भी आपका जो बनाया हुआ टेबल है, जो इंसर्टेड वैल्यू है, वो सारी की सारी सेव होती हैं। ये आपका सेशन कंट्रोल कमांड की वजह से होता है ना। और पीएल एसक्यूएल के अंदर जो हम क्वेरीज लिखते हैं वो सेशन कंट्रोल कमांड के अंदर नहीं आती है, क्योंकि उसके अंदर हम एक अलग से फाइल बनाते हैं। ठीक है,
ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं इसे डीपली नहीं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। नेक्स्ट है आपका सिस्टम कंट्रोल कमांड। सिस्टम कंट्रोल कमांड जो है ये आपके सिस्टम को अल्टर करना है या डायनेमिकली मैनेज करना है। ये सारे के सारे कमांड जो है ये आपके सिस्टम कंट्रोल कमांड के अंदर आते हैं। तो ये था आपका MySQL और SQL के डिफरेंट कमांड्स के बारे में मैंने बताया। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप चाहे तो असाइनमेंट में कर सकते हैं। थैंक यू।